भाइयों और बहनों, आज आपके सामने कृदंत प्रत्यय के नेक्स्ट बचे हुए शेष प्रत्ययों को लेकर के फिर से उपस्थित हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक सुनें। तो देखिए, हमारा जो कितिन प्रत्यय है, कितिन प्रत्यय का आपको कुछ नहीं करना है, आपको ती शेष बचता है। सबसे पहला हमें ये ध्यान रखना है कि कितिन प्रत्यय जो होता है उसका क्या शेष बचता है, ती शेष रहता है। एक बात तो हमें ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात हमें ध्यान रखनी है कि ये जो प्रत्यय होता है ये केवल स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। आपका केवल स्त्रीलिंग में मति की तरह इसके रूप चलते हैं। किसकी तरह चलते हैं? मति की तरह। तो सीधी सी बात है, कितिन प्रत्यय में आपको क्या रखना है, ती शेष रहता है, क्योंकि ये का है और ना का लोप होकर के क्या रह गया, ती शेष। दूसरी बात हमें ध्यान रखनी है कि इसका जो रूप होता है वो केवल और केवल स्त्रीलिंग में चलता है, इसीलिए जहाँ कितिन प्रत्यय लगा होगा वे शब्द आपको स्त्रीलिंग के होंगे, ये विशेष ध्यान रखना है। अब जिसमें एक नियम आपको बता दें कि नियम ये कहता है कि यदि किसी धातु के अंत में म या न है, अगर धातु के अंत में क्या दिख रहा हो आपको, म या न दिख रहा हो, तो कितिन प्रत्यय जब जोड़ते हैं हम तो म या न का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, अर्थात म या न हट जाते हैं। ये विशेष ध्यान रखना है। सीधी सी बात निकल के आती है कि अगर हमारी जैसी धातु जिसके अंत में क्या निकल रहा है, म या न हो, तो कितिन प्रत्यय जोड़ेंगे, तो कितिन प्रत्यय जब ती जोड़ता है तो ये म या न होता है वो हट जाता है। जैसे आपको धातु आ गई गम, गम का अर्थ होता है जाना, तो यहाँ पर हो जाएगा कितिन प्रत्यय जुड़ते ही क्या बन जाएगा, माँ का लोप होकर के और ये बन जाएगा गति। अब इसका रूप मति की तरह बना, इसलिए विसर्ग लग जाएगा। मति का रूप जो बनता है एक वचन में, तो गति इसी तरीके से बना है। ऐसी नम धातु है, कितिन प्रत्यय जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, नति बन जाएगा। ऐसे ही हन धातु है, हन का मतलब होता है मारना, कितिन प्रत्यय जोड़ते ही यहाँ पर क्या बन जाएगा, हाथी बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें एक अपवाद के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं। शम धातु है आपकी, शम, कितिन प्रत्यय जोड़ेंगे तो यहाँ आपको इसका क्या होगा, लोप ना होकर के माँ का ना हो जाता है और ये बन जाता है शांति। अगर इस तरीके से आता है तो यहाँ सम धातु है, कितिन प्रत्यय, ये विशेष ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं नियम नंबर 2 क्या कहता है इसका, देखिए नियम नंबर 2 कहता है कि यदि किसी धातु के पहले या अंत में, अर्थात उपधा में या परे, ई या ई, ऊ या ऊ, कोमा री या री स्वर हो तो कितिन प्रत्यय जोड़ते समय गुणादेश नहीं होता है, अर्थात इनका गुणादेश नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। अर्थात कितिन प्रत्यय का ती सीधे ही जुड़ेगा, इसमें सीधे ही जुड़ेगा। जो ती है वो क्या होगा, सीधे ही जुड़ जाएगा, कुछ नहीं करना है अपन को। जैसे धातु है आपकी नी, अब कितिन प्रत्यय हम जोड़ेंगे तो कितिन प्रत्यय जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपको गुणादेश ना होकर के सीधा ही जुड़ेगा और ये बन जाएगा नीति। क्या बन जाएगा, नीति। ऐसी श्रु धातु है, कितिन प्रत्यय जोड़ेंगे तो आपको क्या बन जाएगा, श्रुति। क्या बन जाएगा, श्रुति। इसी तरीके से हम क्री धातु लेते हैं तो कितिन प्रत्यय जोड़ते समय यहाँ क्या बन जाएगा, कृति बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कृति। इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ती के पीछे विसर्ग लगा हो, अगर किसी धातु रूप के पीछे अर्थात शब्द के पीछे ती दिखाई दे और ती के पीछे विसर्ग लगा है तो आपको कौन सा प्रत्यय होगा, कितिन प्रत्यय, ध्यान रखना। अगर आपको ता दिखाई दे केवल तो कौन सा प्रत्यय होता है, कित, और तम दिखाई देता है तो भी कित, और ता दिखाई देता है तो भी कित प्रत्यय दिखाई दे। अगर आपको तुम दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है, तुम, तो आपको कौन सा होगा, यहाँ तुमुन प्रत्यय होगा आपका, ये विशेष ध्यान रखना। अगर आपको तुम दिखाई देगा, देखिए ती दिखाई देता है तो कितिन, ता दिखाई देता है तो कित, तम दिखाई देता है तो कित, ता दिखाई देता है तो कित, लेकिन तुम दिखाई देता है तो तुमुन प्रत्यय होता है। ये भी आपको विशेष ध्यान
रखना है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रत्यय की ओर। अब सीधे सीधे से जो परीक्षा की दृष्टि से उदाहरण आते हैं उन्हीं नियमों को हम देखते हैं। अब आपका है त्रिच प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? त्रिच। त्रिच प्रत्यय का आपको त्रिशेष रहता है। क्या शेष रहता है? त्रिशेष रहता है। इसका प्रयोग बाला के अर्थ में, अर्थात जो करने वाला है बाला के अर्थ में प्रयोग होता है। बाला के अर्थ में इस प्रत्यय का प्रयोग किस अर्थ में होता है? बाला के अर्थ में, अर्थात करने वाला। अब दूसरी बात इसमें, तीसरी बात हमें ध्यान रखनी है, इसके जो रूप होते हैं पुल्लिंग में राम की तरह, स्त्रीलिंग में रमा की तरह, पुल्लिंग में पिता की तरह बनानी है, राम की तरह नहीं, पिता की, पितृ अर्थात पिता की तरह, पितृ की तरह। स्त्रीलिंग में आपको ध्यान रखना है नदी की तरह। इसमें स्त्रीलिंग में किसकी तरह ध्यान रखना है? नदी की तरह। और नपुंसकलिंग में आपको बनाते हैं वारी। किसकी तरह? वारी की तरह। वारी मतलब होता है जल। देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, इसमें आपको राम की तरह ना बन करके किसकी तरह बनेंगे? पितृ की तरह, क्योंकि यहाँ त्रि रीकारांत है और यहाँ पितृ पिता भी रीकारांत है। ऐसे यहाँ नदी की तरह बनेंगे इसके, और यहाँ पर वारी की तरह बनेंगे। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि त्रिच प्रत्यय जो होता है उसमें पिता, नदी और वारी की तरह रूप इसके चलते हैं। अब इसमें नियम हम एक पढ़ते हैं पहला। तो पहला नियम ये कहता है कि यदि किसी धातु के अंत में म या न है तो त्रिच प्रत्यय जोड़ते समय म या न का न हो जाता है। ये ध्यान रखना, म या न है और त्रिच प्रत्यय जोड़ रहे हैं तो म या न का क्या हो जाएगा? न। जैसे आपको धातु आ गई गम प्लस त्रिच धातु है। अब बात आती है गम का क्या बन जाएगा? यहाँ पर म का न हो जाएगा और ये बन जाएगा गंत्री। मूल शब्द क्या बनेगा? गंत्री। लेकिन जब रूप बनाएंगे तो पितृ का पिता बनता है रूप। क्या दिखता है? पिता। तो ऐसी गंत्री का गंता। स्त्रीलिंग में देखें तो इसमें नदी की तरह बनाएंगे तो त्र का क्या हो जाएगा? यहाँ यण संधि के आधार पर गंत्री। और बारी की तरह देखें तो गंत्री, छोटी त्री हो जाएगी। इस तरीके से आपको बनेगा। ऐसी हन धातु है, हन का मतलब होता है मारना। त्रिच प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? यहाँ हंता। क्या बन जाएगा? हंता, हंत्री और हन त्रि। इस तरीके से ध्यान रखना। ठीक। अब आपका इसी में ही दूसरा नियम देखें हम तो देखिए नियम ये हो गया आपका त्रिच का, तो गंत्री, तो त्रि या त्रिच हो गया, शेष रहता है। इसी आधार पर पिता की तरह से रूप बनते। अब आपको दूसरा नियम कहता है कि यदि किसी धातु के पहले या अंत में ई या ई, ऊ या ऊ, कोमा री या री स्वर है तो त्रिच प्रत्यय जोड़ते समय क्या हो जाता है? गुणादेश होता है। अब यहाँ पर हम त्रिच प्रत्यय जोड़ेंगे तो आपको गुणादेश होगा। अब गुणादेश कैसे होगा? ई का ए हो जाएगा, ऊ का ओ हो जाएगा और री का अर हो जाएगा। जैसे देखिए नी धातु है आपकी, त्रिच प्रत्यय है तो नी का गुणादेश हो गया तो क्या बन जाएगा? ने, और त्रिच का त्रि बच गया। अब आप देखें तो नी प्लस त्रि तो ये बन जाएगा, मूल शब्द क्या होना? नेत्र। अब इसके रूप बनाएंगे तो पुल्लिंग में क्या बनेगा? नेता, स्त्रीलिंग में नेत्री और नपुंसकलिंग में नेत्र। इस तरीके से आपको रहेगा। और उदाहरण देखिए इसके, जैसे आपको आ गया श्रु, श्रु का मतलब सुनना। त्रिच प्रत्यय जोड़ेंगे हम तो यहाँ क्या बन जाएगा? श्रु का ओ तो ये बन जाएगा श्रोत्री। मूल शब्द बना है श्रोत्री। अब इसका जब रूप चलाएंगे तो यहाँ बन जाएगा श्रोता, पुल्लिंग में पिता की तरह, श्रोत्री। ये किसकी तरह बन जाएगा? नदी की तरह। और ये हो जाएगा श्रोत्र, ये नपुंसकलिंग में बन जाएगा। ठीक है। ऐसे क्री धातु है, क्री का मतलब होता है करना।
त्रिच प्रत्यय है यहाँ पर, तो त्रिच का ये क्या हो जाएगा यहाँ पर कर्तृ, मूल शब्द बना। इसका जब हम बनाएंगे पिता की तरह तो ये बन जाएगा कर्ता, क्या बन जाएगा कर्तृ, और यहाँ बन जाएगा कर्तृ। ऐसी हर्ता, हर्त्री, हर्त्री, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रत्यय की ओर। नेक्स्ट प्रत्यय आपका है अणेबुल प्रत्यय। वो क्या कहता है देखिए, अणेबुल, देखिए अणेबुल प्रत्यय जो होता है ये आपका इसमें वू शेष रहता है। क्या शेष रहता है? वू। लेकिन वू का क्या होता है, भाववाचक संज्ञा जब बनाते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है आपको अक हो जाता है। क्या हो जाता है? अक हो जाता है। तो वू का क्या हो जाता है? अक। इसका भी अर्थ क्या होता है? करने वाला होता है। अर्थ क्या होता है इसका जो प्रयोग होता है अर्थ, तो वो करने वाले के अर्थात बाला के अर्थ में प्रयोग होता है इसका, बाला के अर्थ में प्रयोग। तो इस प्रत्यय का भी जो प्रयोग होता है वो किसके अर्थ में होता है? बाला के अर्थ। अब बात आती है रूप की, तो इसके रूप होते हैं पुल्लिंग में रूप, पुल्लिंग में राम, स्त्रीलिंग में रमा, स्त्रीलिंग में किस तरह चलते हैं? रमा की तरह, और नपुंसकलिंग जो होता है उसमें फल की तरह चलते हैं। तो आपको देखना है कि अणेबुल जो प्रत्यय होता है उसमें भू शेष रहता है और इसके भू का क्या हो जाता है? अक। अब बात आती है इसके जो रूप हैं वो आपको किस में चलेंगे? पुल्लिंग में राम की तरह, स्त्रीलिंग में रमा की तरह, और नपुंसकलिंग में फल की तरह। अब यहाँ एकाक राम की तरह चलेंगे, जैसे यहाँ पर अक है तो स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, जैसे अकह हो जाएगा। स्त्रीलिंग में देखें तो एका हो जाएगा, और नपुंसकलिंग में देखें तो एकम, अकम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अकम। ये ध्यान रखें। तो देखिए जो अक बचा है निवोड प्रत्यय का अकह, तो यहाँ क्या हो जाएगा? अकह, यहाँ हो जाएगा एका, और यहाँ बन जाएगा अकम। ये वैसे ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं नियम की ओर। तो इसका नियम क्या कहता है देखिए, नियम नंबर 1, यदि किसी धातु के अंत में, यदि किसी धातु के अंत में क्या है? ई या ई, उ या उ, कोमा री या री है, तो अणेबुल प्रत्यय जोड़ते समय क्या होता है? वृद्धि आदेश होता है। अगर हमें क्या कर रहे हैं, देखिए बात में यह आती है कि धातु के अंतिम बात कर रहे हैं, धातु के पीछे, अर्थात धातु के अंत में क्या हो? अंतिम स्वर क्या हो? ई या ई, उ या उ, कोमा री या री हो, तो अणेबुल प्रत्यय जोड़ेंगे तो वृद्धि आदेश होगा। यहाँ कौन सा आदेश हो जाएगा? वृद्धि आदेश। अब तक तो हम क्या कर रहे थे? गुण आदेश कर रहे थे, लेकिन यहाँ क्या होगा? वृद्धि आदेश होगा। ये ध्यान रखें। अर्थात ये आई में हो जाएगा, ये औ में हो जाएगा, और ये आर में हो जाएगा। ये ध्यान रखें। तो री है वो आर में बदल जाएगा। तो ध्यान रखना है कि ई होगा वो किस में बदल जाएगा? आई में, उ होगा वो किस में बदल जाएगा? औ में, और री होगा वो आर में बदल जाएगा। अब देखिए कैसे, जैसे मैंने कहा धातु है हमारी नी, नी का अर्थ होता है ले जाना। यहाँ पर जब हम अणेबुल प्रत्यय जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपको? नी है, तो नी किस में बदल जाएगा? गुणादेश होकर के नई में किस में बदलेगा? क्योंकि यहाँ पर वृद्धि आदेश होगा, वृद्धि आदेश होते ही क्या बन गया? नई, और यहाँ पर बन गया अकह, क्योंकि अणेबुल प्रत्यय का हम क्या बन गया? अक। अणेबुल प्रत्यय का बचा अक। अब यहाँ पर देखें तो अब संधि कौन सी लागू हो रही है? यहाँ अयादि संधि लागू हो गई। अब आपकी देखिए यहाँ आपको वृद्धि आदेश हुआ, अब यहाँ पर आपको संधि कौन सी हो गई? अयादि संधि लागू हो गई। यदि ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई भी स्वर आता है तो अय का ए का अय, ऐ का आय, ओ का अव, और औ का आव हो जाता है। तो यहाँ बन जाएगा ना, नई का क्या बन जाएगा? न, नायकः, ये बन जाएगा। अब पुल्लिंग में बन गया नायकः, स्त्रीलिंग में बनाए तो नायिका, और नपुंसकलिंग में बनाएंगे तो नायकम।
बस। ऐसे ही हम देखें यहाँ पर धातु देखें दूसरी, तो देखिए पहला है आपका धऊ, पहले धाव है, धाव का अपन बाद में पढ़ेंगे। देखिए गई, जैसे आपको है ची, जी धातु है, जी, जी प्लस हणेबोल, तो क्या बन जाएगा यहाँ जायकः, जायका और जायकम। क्री धातु है, हणेबोल प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ कारकः। अब देखिए कारक जो शब्द होता है वो आपका पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग में बनेगा तो कार्य का, लेकिन आपको ये शब्द बनेगा नहीं, इसीलिए यहीं तक आपको जो पढ़ा जाता है वो आपको कारक ही शब्द पढ़ा जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट नियम की ओर। दूसरा नियम जो आपका होता है वो क्या कहता है, देखिए अगला नियम कहता है कि यदि, देखिए अब तो हम क्या था, धातु के पीछे वाले वर्णों को बता रहे थे, अब धातु के पहले अर्थात उपधा में ई या ई, धातु के पहले वर्ण में, पहले वर्ण में ई या ई, उ या उ, कोमा री या री स्वर हो, तो हणेबोल प्रत्यय जोड़ते समय क्या होता है, गुणादेश होता है। अब यहाँ पर क्या हुआ, गुणादेश। देखिए बात समझना, पहले तो हमने क्या लिखा था, धातु के अंत में अगर आपको ये है तो आपको वृद्धि आदेश हो रही थी। अब धातु के पहले वर्ण में ई है, उ है, री है, तो आपको गुणादेश होगा, अर्थात उपधा में, धातु की उपधा में, किसमें, उपधा में, अर्थात धातु के पहले वर्ण में ई या ई, उ या उ, कोमा री है, तो आपको गुणादेश होगा, अर्थात ई कैसे बदल जाएगा ए में, उ बदल जाएगा ओ में और री बदल जाएगा अर में। अब कैसे बदलेगा, देखिए यहाँ हमारा आ गया, मान के चलो दृश्य धातु है, अब क्या है, दृश्य धातु है और हणेबोल प्रत्यय है, दृश्य धातु है और हणेबोल प्रत्यय है, तो दृश्य का री का केस में बदल जाएगा अर में, तो ये बन जाएगा दर्श, और अक का आप पूरा कर देगा इसको और ये बन गया दर्शक। पुल्लिंग में दर्शक, हाँ, स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो दर्शिका, और नपुंसकलिंग बनाएंगे तो दर्शकम। ऐसी और देखिए धातु है, जैसे हमारी मुद है, मुद प्लस हणेबोल प्रत्यय है, तो मुद का क्या हो जाएगा, उ का ओ, और ये बन जाएगा मोदकः, मोदका, मोदिका और मोदकम। ऐसी और देखिए और उदाहरण देखें, लिख धातु है, लिख प्लस हणेबोल प्रत्यय है, लिख धातु में ली का क्या हो जाएगा, ले, तो यहाँ जाएगा लेखक। स्त्रीलिंग में देखें तो लेखिका और लेखिकम, लेखकम, सॉरी, इसमें क्या आ जाएगा, लेखकम। तो इस तरीके से आपको हणेबोल प्रत्यय लगता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट नियम की ओर। अगला नियम क्या कहता है कि अगर धातु के अंत में आ हो, अगर धातु कैसी हो, आकारांत हो, तो हणेबोल प्रत्यय जोड़ते समय, हणेबोल प्रत्यय जोड़ते समय बीच में या लग जाता है। क्या लग जाता है, बीच में या लग जाता है। ये विशेष ध्यान रखना है। अगर मान के चलो कोई धातु ऐसी है जिसके अंत में क्या हो, बड़ा आ, तो हणेबोल प्रत्यय जब जोड़ते हैं तो आपको बीच में या जोड़ना पड़ेगा। जैसे देखिए दा धातु है हमारी, हणेबोल प्रत्यय है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा,
दायकः, क्या बन जाएगा? दायकः। स्त्रीलिंग में दायका और नपुंसकलिंग में दायकम, दायका और दायकम, ये बन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये नियम हो जाएगा। अगला नियम हम देखें तो देखिए, यदि कोई धातु ऐसी है जिसके अंत पहले वर्ण में अर्थात उपधा में अकार है, उपधा में क्या है? उपधा अर्थात पहले वर्ण में क्या है? उपधा में अकार, तो णिवुल प्रत्यय जोड़ते समय अ किस में बदल जाएगा आपका? बड़े आ में बदल जाएगा। अ किस में बदल जाएगा? बड़े आ में। जैसे पठ धातु है हमारी, णिवुल प्रत्यय है हमारा, जब इसको जोड़ेंगे तो ये प जो होता है अ, ये किस में बदल जाएगा? बड़े आ में। इसका आ इसको पूरा कर देगा और ये बन जाएगा पाठक, पाठिका और पाठकम। ऐसी बद धातु है, णिवुल प्रत्यय जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? बाधकः, बजाने वाला, बाधिका और बाधकम। ऐसी चल धातु है, णिवुल प्रत्यय है, क्या बन जाएगा यहाँ? चालकः, चालिका और चालकम। ये विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रत्यय की ओर। जो अगला प्रत्यय है वह है आपका अण्यत् प्रत्यय। अण्यत्, अण्यत् प्रत्यय क्या कहता है? देखिए, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको या शेष रहता है। इस प्रत्यय का प्रयोग जो होता है वो योग्य अथवा चाहिए के अर्थ में होता है, योग्य अथवा चाहिए के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। तीसरी बात, इसका कर्मवाच्य एवं भाववाच्य में प्रयोग होता है, प्रयोग, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है, इसमें जो रूप बनाते हैं हम, तो उसका पहला नियम क्या कहता है कि यदि कोई धातु में क्या है? री है। यदि धातु, पहले तो इसको आप ले सकते हैं री वाले को, तो धातु में क्या है? री है, तो ण्यत् प्रत्यय जब जोड़ेंगे हम तो री का आर हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना। जो उदाहरण हमें मिलते हैं परीक्षा में इसके ज़्यादातर वो यहाँ से मिलते हैं। अगर मान के चलो री है किसी धातु के अंत में, तो ण्यत् प्रत्यय जोड़ेंगे तो उसका आर कर देंगे, ये कह सकते हैं हम। अब देखिए कैसे, जैसे क्री प्लस ण्यत्, तो यहाँ पर क्री प्लस ण्यत् है, तो यहाँ पर क्री का क्या हो जाएगा? कार बन जाएगा, क्योंकि री का आर और ण्यत् का य बचे। अब इसको जोड़ा तो क्या बन जाएगा? कार्यम। अब इसके जो रूप है वो नपुंसकलिंग में बनाएंगे, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? कार्यम। क्या बन जाएगा? कार्यम। ऐसी ह्री धातु है, तो यहाँ पर ण्यत् प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? हार्यम, कार्यम, हार्यम, ठीक है। इस तरीके से इसको हम थोड़ा सा ध्यान रखें, इसमें से ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, यही उदाहरण आपको मिलते हैं। अब आता है हमारा यत् प्रत्यय। तो देखिए यत् प्रत्यय क्या कहता है? यत् प्रत्यय में भी आपको सेम यही रहता है, य शेष रहता है। क्या शेष रहता है? य शेष रहता है। यत् प्रत्यय में य शेष रहता है, तो आपको कुछ नहीं करना है। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि इसका जो प्रयोग होता है वो कर्मवाच्य एवं भाववाच्य में होता है, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है, इसके रूप जो होते हैं वो पुल्लिंग में राम, स्त्रीलिंग में रमा और नपुंसकलिंग में फल की तरह चलते हैं। इसका एक आपको नियम ध्यान रखना है, केवल बस नियम क्या ध्यान रखना है कि यदि किसी धातु के क्या है अंत में क्या हो ई या ई,
तो आपको यत प्रत्यय जोड़ते समय इसका क्या हो जाता है, ए हो जाता है, सॉरी पहले तो आपको ये ध्यान रखना है आ होगा तो आ का ई होता है और ई का क्या बनता है, ए बनता है गुणादेश। तो लेकिन अब देखिए मैंने कहा था आ का ई हो रहा है, लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ से आप पहले इसको आ को ई बनता है। देखिए नियम तो क्या कहता है कि आ हो तो ई होगा और फिर ई के बाद ए होगा, लेकिन हम क्या करेंगे डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको आप चाहें तो यहीं के यहीं पर डायरेक्ट आ कर सकते। पहला नियम इसको पढ़ेंगे अपन, तो पहला नियम इसको पढ़ेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, जैसे धातु है ए हो जाएगा इसका, ये मान लो। नियम तो ये कहता है कि जैसे ई है तो इसका ए बनेगा, लेकिन अब चाहें तो अपन शॉर्ट में यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो ये धातु है, अगर धातु के अंत में क्या है आ है तो यत प्रत्यय जोड़ेंगे तो ए बदल जाएगा, जैसे दा प्लस यत, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा देय, देय और देयम। ठीक है, ऐसे ही पा प्लस यत पेय, पेय और पेयम। ठीक है, अभी मैं जो बता रहा था दूसरा नियम वो इसी से ही जुड़ा हुआ है। दूसरा नियम क्या कहता है कि यदि धातु के अंत में आपको क्या है ई या ई है, धातु के अंत में क्या है ई या ई, तो इसका क्या बन जाएगा ए बन जाएगा। जैसे ची धातु है ची प्लस यत प्रत्यय है तो यहाँ क्या बन जाएगा चे य, चे या और चे यम। ऐसी नी धातु है तो नी कैसे बदल जाएगा, यत प्रत्यय जोड़ते ही नेय, नेया और नेयम। ये विशेष ध्यान रखना, इनमें से यही उदाहरण आपके मिल जाते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रत्यय की ओर, वो है आपका क्विप प्रत्यय। क्विप प्रत्यय जो होता है वो आपका लेप प्रत्यय के नियमों जैसा ही होता है। लेप प्रत्यय में आपको उपसर्ग मिल जाता है आगे और उपसर्ग हट जाता है तो क्विप प्रत्यय का ही उदाहरण मिलता है। अब देखिए इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें भी या शेष रहता है, या शेष रहता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसके रूप पुल्लिंग में राम, स्त्रीलिंग में रमा और नपुंसकलिंग में फल की तरह चलते हैं, ये ध्यान रखना आपको। ठीक, अब देखिए इसमें एक नियम ध्यान रखने वाला बात ये है, इसका जो एक नियम है अपन जो पढ़ रहे हैं जो परीक्षा में आता है कि यदि धातु कैसी है लघु स्वरांत है, यदि धातु कैसी है लघु स्वरांत, तो लघु स्वरांत धातु है तो क्विप प्रत्यय जोड़ते समय यहाँ क्या लग जाएगा, ता लग जाएगा। क्या लग जाएगा, ता। जैसे देखो आपको धातु आ गई भ्री प्लस क्विप प्रत्यय आ गया तो यहाँ क्या बन जाएगा, भृत्य बन जाएगा। भृत्य क्योंकि ता का आगा हो जाएगा भृत्या और भृत्यम। दूसरा हम पढ़ें इसमें स्तु, स्तु प्लस क्विप, स्तु मतलब होता है स्तुति करना, तो यहाँ बन जाएगा स्तुत्य, स्तुत्या और स्तुत्य। इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। अब कुछ एक धातु ऐसी है जिसमें परिवर्तन नहीं होगा, जैसे मृज धातु है तो यहाँ पर आपको ता का आगम नहीं होगा और ये बन जाएगा मृज्य, मृज्य, मृज्या और मृज्यम। ठीक है, अब देखिए मृज धातु है, मृज का अगर हम क्विप प्रत्यय की जगह ण्यत प्रत्यय आ जाए तो यहाँ जा का गा होकर के मार्गिया बनता है। अगर आपको क्विप प्रत्यय की जगह पर क्या आ जाए, देखिए अगर उदाहरण आपको आ जाए कि मृज धातु है और ण्यत प्रत्यय है
तो यहाँ पर आपको क्या बनाना है, तो ये जा होगा वो गा में बदल जाएगा, तो और री का बन जाएगा आर, जो मैंने बताया क्री का कार, तो ये बन जाएगा मार्ग्य, मार्ग्यम, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो आपको ये कृदंत प्रत्यय आपके फिनिश कंप्लीट होते हैं। अब अपना जो अगला प्रत्यय अपन लेकर के आएंगे वो है आपको तद्धित प्रत्यय, जो शब्द रूपों के पीछे जुड़ता है। हमारी परीक्षा की दृष्टि से इतने जो प्रत्यय हमने पढ़ाए, ये परीक्षा में जैसे आते हैं परीक्षा में उन्हीं को आपको लिया गया है, उन्हीं नियमों को आपको बताया गया है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसलिए इन्हीं नियमों को आप ध्यान से पढ़ लें, इन्हीं में से आपको परीक्षा में मिल जाता है। अब तद्धित प्रत्यय को लेकर के हम उपस्थित होंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,